तो चलिए टेस्ट लगाते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखते हैं कितनी तैयारी आपकी है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना है। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान जो है वो कितना है। ऑप्शन ए है हमारा 13.7%, 15.1%, 19.5% और 21.3%। पहले यहां पर दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। देखिए जीडीपी क्या होता है, किसी भी एक कंट्री के अंदर में, सपोज कोई कंट्री है ए, या फिर मान लेते हैं ये कंट्री का नाम बी है, भारत, ठीक है। एक कंट्री है भारत या बी, है ना। इसके अंदर में ये जो कंट्री बी है, यहां पर एक साल के अंदर कोई एक पार्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, तो 1 ईयर के अंदर जितनी भी यहाँ पर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, गुड्स यानी वस्तुएं और जो सेवाएं प्रोड्यूस की जाती है, जो भी सेवाएं प्रोड्यूस की जाती है, उन सब का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उनका जो वैल्यू होता है, उनकी जो प्राइस होती है ना, उनका जो वैल्यू होता है, वही उस देश के द्वारा जो है क्या होता है, एक साल में प्रोडक्शन किया हुआ जो है प्रोडक्शन कहलाता है, वही एक साल का उनका प्रोडक्शन कहलाता है, वही एक साल उनका जीडीपी कहलाता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर में, एक फाइनेंशियल के अंदर में, किसी भी कंट्री के अंदर में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती है, उसका जो फाइनल प्राइस होता है, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, वही चीज जो है क्या कहलाती है, जीडीपी कहलाती है, ठीक है। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, पहले बता दीजिए। आंसर होगा कि भारत में जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। तो हमारे देश की जीडीपी में कृषि ओनली 13.7% कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी अगर हमारी जीडीपी में 100 रुपए का इनकम हो रहा है, तो उसमें 13 रुपए का इनकम सिर्फ और सिर्फ खेती से जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हो, इसीलिए लोग कहते हैं कि खेती करने से क्या होता है, ठीक है। चलिए, हालांकि पंजाब वगैरह में खेती करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, वहाँ के किसान काफ़ी रिच हैं, अमीर हैं, लेकिन बाकी जगहों की हालत ऐसी नहीं है, ठीक है। एक ही प्रश्न कोई बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो प्रश्न आप पूछ रहे हो, हमने कई सारी वीडियो बना के इसको क्लियर कर दिया है, तो अभी आपके कमेंट को नहीं पढ़ेंगे, अन्यथा 2-4-5 मिनट का समय बर्बाद होगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। आप लास्ट में यही प्रश्न पूछ लीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन के समय में, लास्ट के 5 मिनट रुक के आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी है जो कृषि पर डिपेंडेंट है, कृषि में लगी हुई है, जहां से कृषि से रोजगार उनको मिल रहा है। तो याद रखिएगा 53.8% लोग जो है खेती में लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए, देखिए जिनका भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा, पहले जो क्लास हुई है, वो एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लें, ऐप को अपडेट कर लें, प्ले स्टोर पे जाके फिर से ड्रीम सेवक IAS लिखें, इस बार इंस्टॉल का नहीं अपडेट का ऑप्शन आएगा और वहां से आप लोग अपडेट कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, तीसरा नंबर, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रति भूमि का है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में, तो याद रखिएगा कुल जो है आपका वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है। तो 5% जो भूभाग है वो आपका क्या है, अभी भारत के अंदर में क्या है, प्रति भूमि के अंदर में आता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है। तो जितना भी भारत का भूमि है उसमें मैदानी भूमि कितना प्रतिशत है। तो कुल भूमि का अगर मैदानी प्रतिशत देखें तो 43% एरिया जो है वो प्लेन एरिया है, यानी खेती करने लायक एरिया है, 43% एरिया। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका किस पर आधारित है। तो ज़्यादातर लोग जो है, अभी देखा हमने कि 53.8% लोगों की जो जीविका है वो कहीं ना कहीं खेती से चलती है, उनका जो चूल्हा है वो खेती से चलता है, 53.8% लोगों का, ठीक है। कंट्रीब्यूट ओनली 17.5% कर रही है, 17.3% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे रहा है कृषि, घर कितने लोगों का चल रहा है, 53.8% का। तो प्रश्न वही पूछा गया था, भारत में लगभग 2/3 लोगों का, लगभग 70-75% लोगों की जो जीविका है वो किस पर आधारित है। तो
तो सीधा सीधा आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कृषि पर आधारित है, ठीक है, क्योंकि कोई और इतना बड़ा सेक्टर नहीं है जहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों का जो है चूल्हा जलता हो उनकी वजह से। नेक्स्ट है हमारा झूम कृषि किस पर आधारित है। देखिए झूम कल्टीवेशन के बारे में बताया था आपको कि झूम में क्या होता है, झूम बराबर झूम शराबी, आपने गाना सुना होगा, तो उसमें झूमते हैं। झूमने का मतलब क्या, अभी कभी यहाँ पर हो कभी आप दूसरी जगह पर हो, ठीक है। झूमने का मतलब कि एक जगह पर आप स्थिर नहीं रहते हो। तो झूम कल्टीवेशन में क्या होता है, झूम खेती के अंदर में, झूम कृषि के अंदर में, इसमें आपका जैसे पुराने जमाने में चलता था, जैसे पहले जंगल हुआ करते तो जंगलों में आग लगा करके और ये लोग उस जगह को साफ कर लेते थे और वहीं पर उसी राख जब ठंडा हो जाती थी तो बारिश से पहले जो है सीड को बो दिया जाता था, सीड सोइंग की, सीड को छिड़क दिया जाता था। सीड को क्या करते थे, छिड़क देते थे, और जब बारिश होती थी तो बारिश के कारण वही जो सीड है, बीज है, वो चिपक जाता था उस राख से, उस मिट्टी से, और फिर वहां से पौधा निकल आता था। बहुत अच्छी खेती होती थी बिना किसी वहां पर बिना किसी खाद बीज को दिए हुए, बिना किसी बहुत ज्यादा दिमाग लगाए हुए, क्योंकि और जगह जहां पर खेती पहले से हो रही थी वो जगह, ठीक है, वो जगह क्या हुई थी, ऑलरेडी कम, मतलब वो कम उपजाऊ हो चुकी थी। लेकिन झूम कल्टीवेशन जो थी, जहां पर करते थे ये लोग नई जगहों पर, वहां पर बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी। तो झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो याद रखिएगा ये हमारा झूम कृषि में एक खूबी ये भी है कि एक जगह पर ये एक साल किया तो दूसरी साल फिर इस जगह पर नहीं करेगा, नई जगह पर जाके करेगा। तो चूंकि इस कृषि के अंदर में जगह बदल बदल करके खेती की जाती है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि या सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो सीढ़ी नुमा खेती जो है वो भारत के किस राज्य में प्रचलित है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड के अंदर में प्रचलित है। सीढ़ी नुमा जो खेती है वो कहां पर प्रचलित है, उत्तराखंड के अंदर में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, कहता है कि झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में, तो झूम खेती जो है भारत के किस भाग में किया जाता है जी, तो पूर्वोत्तर भाग में किया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में झूम कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में किया जाता है। बड़े भूभाग पर जो करते हैं वो हमारा रोपण कृषि होता है, क्योंकि ये व्यवसाय के लिए करते हैं और बड़े लेवल पर इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, कहता है कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा यंत्र जो है प्रारंभिक जीविका कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। हल, खुरपी, कुदाल, ट्रैक्टर। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रारंभिक जीविका कृषि, ठीक है, शुरुआत का खाने पीने लायक कृषि करने के लिए हमको क्या चीज जो है वो जरूरी नहीं है। तो याद रखिएगा ट्रैक्टर जो है वो बड़े लेवल पर किया जाता है। जीने लायक जब खेती की जाती है, प्रारंभिक खेती जो होती है, शुरुआत की खेती छोटे लेवल की है ना, वो ट्रैक्टर का वहां पर बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत आती है। कौन सा रोपण फसल है, धान, गेहूं, कपास, चाय। तो चाय जो है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, चाय जो है ये रोपण कृषि के अंदर में आता है। देखो अगर थ्योरी पढ़ा है तो यही चीज काफी इजी लगता है, नहीं पढ़े होते तो यही चीज काफी आपको टफ लगता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन सा नहीं है, रोपने वाली फसल नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पर चाय रोपण फसल है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। रबड़ रोपण फसल है, ये आंसर नहीं होगा। गन्ना रोपण फसल है, ये आंसर नहीं होगा। गेहूं को क्या रोपते हैं, क्या गेहूं को छींटते हैं खेतों में जाकर के। आपने अगर किसी किसान फैमिली से हैं तो फिर आप अपने पापा के साथ गए होंगे गेहूं छींटने के लिए खेतों के अंदर में। ठीक है, तो निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, गेहूं रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 13 नंबर, कहता है कि रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है। कौन से महीने रबी फसल होती है। एक चीज बताइए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिक बताया था आरएस का, कि जब भी फसल वाली बात आएगी तो आरएस जरूर लगा लेना। ठीक है, रबी है या खरीफ है, तो आर से क्या होता है, रबी होता है, आर से रबी होता है, और एस से क्या होता है बता सकते हैं, एस से आपका सितंबर होता है। आर से रबी, एस से सितंबर होता है। तो आप बताइए रबी फसल कब बोई जाती है, तो भैया सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। सितंबर कहीं तो है नहीं, अक्टूबर नवंबर तो है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, अक्टूबर नवंबर। तो ये एस फॉर सितंबर, तो अक्टूबर ले लो, नवंबर ले लो, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कोई सा भी यहाँ पर सही होगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर में कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। अगेन मैंने बताया था कि जायद की जब भी बात आएगी ये
आपका रबी और खरीफ के बीच में बोया जाता है। ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में इसकी सोइंग की जाती है और मई जून में इसकी कटाई की जाती है। मई तक में या फिर जून तक में इसकी कटाई करके खेत खाली किया जाता है। जून जुलाई में फिर अगली फसल जो है वो आपका खरीफ फसल बोया जाता है। तो यहाँ पर कह ही रहा है कि जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है। तो आपको पता है कि मार्च से मई का जो मौसम होता है ये गर्मी का मौसम होता है, और जून जुलाई में जाएंगे तो फिर बरसात का मौसम घुस जाता है। तो मार्च से मई का मौसम गर्मी, जैसे जो मौसम अभी आने वाला है, ये जो चलने वाला है अब अगले 1 महीने के अंदर में आपको एहसास होने लगेगा गर्मी का मौसम आ गया। तो जायद फसल जो है वो गर्मी के मौसम में किया जाता है। बहुत बहुत छोटा प्रश्न था, बहुत इजी प्रश्न था। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो बहुत टफ है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। अब यहाँ पर पहचानने के लिए भी दे दिया है, क्योंकि इस तरह के सवाल खूब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खरीफ फसल कौन सा है, तो गेहूं, सरसों, चावल, मटर। ठीक है, 15 नंबर में 15वां नंबर क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि चावल जो है ये आपका क्या है, खरीफ फसल है। चावल जो है, आपको पता है चावल हमेशा गर्मी के मौसम में ज़्यादातर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द चावल की खेती आप गर्मी के मौसम में देखे होंगे, जून जुलाई के अंदर में, तो ये आपका खरीफ फसल में आता है। जबकि गेहूं आपको पता है कि रबी फसल है, ये सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। सरसों अभी बताया था कि अभी सरसों लगा हुआ है, ये रबी फसल के अंदर में आता है। मटर ये भी आपका रबी फसल के अंदर में आता है। ठीक है, तो लेकिन चावल जो है ये आपका किस में आता है, खरीफ फसल के अंदर में आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। अच्छा, रबी फसल जो है कौन सा है, रबी वही होगा जो सितंबर अक्टूबर में जिसकी सोइंग की जाएगी, सितंबर अक्टूबर में। तो कपास, चना, चावल, मोटे अनाज, फटाफट बताइए। 16 नंबर में 16वां नंबर प्रश्न। तो आपको होगा सर जी बड़ा आसान पूछ लिया। चना जो है ये आपका क्या है, रबी फसल है। चना क्या है, रबी फसल है। बाकी सबके सब जो है आपके खरीफ फसल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर कहता है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन है। खरीफ की फसल बता दीजिए, खरीफ फसल कौन सा है। यहाँ पर खरीफ वही होगा जिसको हम लोग बरसात के सीजन में लगाते हैं। तो मक्का, चावल, कपास या फिर इनमें से सभी। खरीफ फसल कौन सी है 17 नंबर में। तो याद रखिएगा इनमें से सभी, चाहे चावल हो, मक्का हो, कपास हो, ये सब के सब जो है आपका खरीफ फसल के अंदर में आता है। सभी बरसात के सीजन में लगाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ज्वार, धान, गेहूं, जूट। रबी फसल कौन सा है 18 नंबर के अंदर में। तो 18वां नंबर प्रश्न में रबी फसल जो होगा वो आपका होगा गेहूं। गेहूं जो है क्या है आपका रबी फसल है। चलिए जी आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। प्रमुख खाद्यान्न फसल 20वां नंबर प्रश्न। चलिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो क्या है आपकी धान है। धान जो है खाद्यान्न फसल के अंदर में आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है चावल के बारे में। जल्दी से बताइए चावल वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप सभी लोग। चलिए चावल के बारे में बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। चलिए क्लास बहुत स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत कोई इशू वाली बात नहीं है। चावल के बारे में बताइए, चावल क्या है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है या फिर इनमें से कोई नहीं। 21वां नंबर प्रश्न चावल के बारे में। तो आप सभी जानते हैं चावल जो है ये हमारा क्या है, खरीफ फसल है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर खरीफ फसल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहें कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है जी, पश्चिम बंगाल के अंदर में होती है। तो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। कौन से राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं। आंसर हो जाएगा सी, बी, तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु में जो है सिंचित क्षेत्र अधिक मिलेंगे धान के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गेहूं फसल है, गेहूं कैसा फसल है। आप सभी जानते हैं गेहूं हम लोग ठंडी के समय में बोया जाता है। तो गेहूं जो है आपका रबी फसल हो जाएगा। गेहूं कैसा फसल होगा, रबी होगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। यूपी के अंदर में गेहूं बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्या राजस्थान के अंदर में गेहूं होता है। 25वां नंबर प्रश्न, जल्दी से बताइए। राजस्थान के अंदर में भी होता है, तमिलनाडु के अंदर में होता है, नहीं। तो तमिलनाडु जो है गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य नहीं है। इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में गेहूं की खेती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अगेन गेहूं से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, धान गेहूं से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि भारत का प्रमुख फसल आता है धान और गेहूं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्वितीय। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है। मोटे अनाज का फसल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 27वां नंबर प्रश्न। तो गन्ना जो है मोटे अनाज की फसल नहीं है। तो आंसर होगा 27 का सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है।
28वां नंबर प्रश्न, ज्वार की सबसे अधिक खेती जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में होती है। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? बाजरा की सर्वाधिक खेती 29 नंबर में, तो बाजरा की जो सर्वाधिक खेती होती है वो राजस्थान के अंदर में आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? 30वां नंबर प्रश्न, तो आंसर क्या होगा? दाल जो है वो आपका प्रोटीन का जो है पौष्टिक अंश है। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन दलहन की फसल नहीं है? दलहन की फसल 31वां नंबर में कौन नहीं है? तो याद रखिएगा बाजरा जो है ये दलहन की फसल नहीं है, तो आंसर होगा बी बाजरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि गन्ने का उत्पादन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? 32वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर में जो है गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तिलहन तेल की जो फसल होती है उसमें भारत जो है कितने नंबर पर आता है? तो याद रखिएगा तिलहन के फसल में भारत का जो है पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये कि तिलहन फसल करने में हम लोग जो है पहले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, 34वां नंबर कहता है कि मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? तो मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा जो है आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य के अंदर में, तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सरसों के उत्पादन में, तो याद रखिएगा सरसों के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो आपका राजस्थान आता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 36वां नंबर प्रश्न कहता है कि सरसों किस प्रकार की फसल है? दलहन है या तिलहन है या फिर पेय है या फिर फसल है? सरसों को क्या हम लोग दाल के तौर पे खाते हैं या तेल पिड़ा करके खाते हैं? तो आप कहोगे सर सरसों का तो आज तक यही सुने कि तेल पिड़ा करके खाते हैं, तेल निकलता है उससे, तो सरसों तिलहन फसल हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहां पर आरंभ किया जाता है? चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहां आरंभ किया गया था, यानी चाय का उत्पादन सबसे पहले कहां पर हुआ था? ठीक है, भारत के अंदर में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी ब्रह्मपुत्रा घाटी में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक सिद्ध होती है? 38वां नंबर प्रश्न, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी चाय के लिए, आंसर होगा सी चाय के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? 39 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी कहवा। ठीक है, कहवा के लिए जो है ढालू भूमि जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जी, यहाँ पर 40 नंबर कहता है कि चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो चाय में जो है किस पदार्थ के कारण ताजगी महसूस होती है? तो आंसर होगा थीन पदार्थ के कारण। अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कहता है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, 41 में, तो आंसर क्या हो जाएगा? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो क्या है? चीन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? 42 में, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात जो है वो किस पतन से किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए कोलकाता से किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 43 के अंदर में, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? पेय फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा पेय फसल कौन सी है यहाँ पर? बी कॉफी है। पेय फसल क्या है? कॉफी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है? 44वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा इसमें से कॉफी की कौन सी फसल नहीं है? तो देखिए रोबस्टा कॉफी होती है, लेबेरिका कॉफी होती है, अरेबिका कॉफी होती है, लेकिन यूरेबिका जो है ये आपका कॉफी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन कॉफी की फसल नहीं है, तो आंसर होगा यूरेबिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत में कॉफी का उत्पादन में सबसे आगे कौन सा है? 45वां नंबर प्रश्न, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के अंदर में कॉफी उत्पादन में त्रिपुरा जो है वो आपका आगे रहता है, तो आंसर हो जाएगा 45 का डी त्रिपुरा। अगला प्रश्न है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 46 में, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है भैया? कर्नाटक है, तो आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है कि भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो आंसर होगा 47 का डी, 1880 ईस्वी में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कहता है निम्न में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? कौन सी फसल जो है वो बागवानी फसल नहीं है? तो आंसर होगा 48 का डी, कपास जो है ये आपका बागवानी फसल नहीं है। कपास बागवानी फसल बिल्कुल भी नहीं है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? 49 में, भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है वो केला का होता है, तो आंसर हो जाएगा डी केला का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 50 नंबर, कहता है कि आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आम जो उत्पादन करता है भारत,
इसमें भारत का नंबर जो है पूरे विश्व के अंदर में कौन सा है, तो आम के उत्पादन में भी हम लोग पहले नंबर पर आते हैं, आम के उत्पादन में भी पहले नंबर पर आते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जैम, जेल और स्कॉश ये सब इत्यादि कच्चा माल किस चीज का है। जैम, जेल, स्कॉश, ये आपने कच्चा माल का नाम सुना होगा 51 में, ये किस चीज का है, तो याद रखिएगा ये जैम, जेल, स्कॉश ये सब फल की कच्चा माल है, ठीक है, फल का कच्चा माल का नाम है। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा गया था ना, केसर का उत्पादन भारत में कहां पर होता है, तो एकमात्र राज्य जहां केसर का उत्पादन होता है वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। बीपीएससी के अंदर में ये पूछा हुआ सवाल था। एक प्रश्न पूछा जाता है गारो खासी जयंतियां कहां पर है, 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल था, मेघालय के अंदर में है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है, 52 नंबर के अंदर में 52वां नंबर प्रश्न, याद रखिएगा केरल जो है ये आपका क्या सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भारत में किस क्षेत्र में गर्म मसालों की खेती की जाती है, किस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में दक्षिणी क्षेत्र के अंदर में गर्म मसाले की खेती की जाती है, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, 54वां नंबर प्रश्न। भारत का नारियल प्रदेश जो है वो हम किसको कहते हैं भैया, केरल को कहते हैं, तो आंसर होगा 54 का बी नंबर केरल। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी फसल रेशेदार है, इनमें कौन सी फसल जो है वो रेशेदार है, तो याद रखिएगा इनमें जो है आपका जूट जो है वो क्या है, रेशेदार है, जूट जो है रेशेदार फसल है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो आंसर क्या होगा जी, गन्ना, गन्ना जो है आपका रेशेदार फसल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जी, कपास निम्न में से कौन सी फसल है, कपास कौन सी फसल है, 57 में कपास जो है कौन सी फसल है, खरीफ फसल है, कपास जो है खरीफ फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, भारत का मूल स्थान किस देश को माना जाता है, 58 नंबर में, तो भारत का मूल स्थान जो है वो किसको माना जाता है, भारत को माना जाता है, आंसर हो जाएगा ए भारत। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी, यही कारण है कि काली मिट्टी को या ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है, कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि काली मिट्टी में ही आपका सबसे ज्यादा जो है ये किया जाता है, कॉटन का उत्पादन होता है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी के बारे में याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहा जाता है, एलुवियल सॉइल कहा जाता है। एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार का होता है, एक पुरानी मिट्टी होती है, एक नई मिट्टी होती है। जो पुरानी होगी एक होगी आपकी नई मिट्टी, ठीक है, नई मिट्टी। तो पुरानी वाली जो होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड, और इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे आपको ट्रिक याद रखना, OBC है ना। ओल्ड जो होगा वो आपका बांगर होगा, जो ओल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बांगर हो जाएगा, और जो बच गया वो आपका खादर हो जाएगा। तो जो ओल्ड होता है उसको बांगर कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लाल मिट्टी है वो लाल क्यों होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो है आयरन की मात्रा के कारण, फेरस की मात्रा के कारण ये मिट्टी जो है लाल दिखती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो भारत के अंदर में सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी आपको राजस्थान के अंदर में, क्योंकि वहां पर है आपका थार डिजर्ट, ठीक है, थार मरुस्थल। कपास के उत्पादन के लिए कितने दिन पाला रहित होनी चाहिए, मैंने बताया भी कि कपास की खेती अगर आप करते हैं तो 210 दिन अगर आपको पाला रहित होगा, यानी पाला नहीं गिरेगा। पाला गिरना क्या होता है, जो लोग आलू की खेती करते होंगे, आप लोगों में से किसान होंगे, किसान फैमिली से होंगे तो पता होगा, पाला गिरता है तो वो पूरा पौधा मुरझा जाता है ठंडी के कारण, तो वो पाला ना गिरे 210 दिन तक, अगर 210 दिन पाला रहित दिन होगा तो कपास बहुत अच्छी खेती वहां पर होगी। नेक्स्ट है उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको थ्योरी के अंदर में ये चीजें बताया था कि उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी कपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है, चलिए अच्छा लगे तो बस सब्सक्राइब करते रहिए। सुनहरा रेशा किस फसल का अन्य नाम है, 62वां नंबर प्रश्न। तो सुनहरा रेशा जो है किसका नाम है, फटाफट बताइए, 62वां नंबर प्रश्न 62 में। सुनहरा रेशा जो है किसका है भैया, सुनहरा रेशा जो है जूट का है, तो आंसर हो जाएगा डी जूट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहां पर होती है, तो याद रखिएगा भारत में जूट की सबसे अधिक खेती जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, 64 नंबर में, 64वां नंबर प्रश्न। चलिए आंसर क्या होगा, 1983-84 में। नेक्स्ट प्रश्न है हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, 65वां नंबर प्रश्न।
आंसर होगा बी, कृषि कार्य में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 66 नंबर प्रश्न, 66वां नंबर प्रश्न। तो याद रखिएगा ये हमारा हैदराबाद के अंदर में स्थित है, बी हैदराबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 67वां नंबर प्रश्न। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है ये आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। चलिए आखिरी के 3-4 प्रश्न बचे हुए हैं। जैसे भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो फेल हो गया है, ठीक है, वो क्यों हुआ है? एक तो मानसून जो है नियमित नहीं है, सौर ऊर्जा का अभाव है, रासायनिक खादों की कमी है, या फिर बाजार का अभाव है। तो देखिए बाजार का अभाव नहीं है, रासायनिक खाद की भी कमी नहीं है, सौर ऊर्जा का भी अभाव नहीं है, अनियमित मानसून के कारण, जो मानसून बारिश समय पर नहीं होती है जिसके कारण इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर का फेल होने का, असफल होने का एक कारण क्या है? अनियमित मानसून, समय पर बारिश ना होना। नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? 69 नंबर में प्रश्न में। तो आंसर याद रखिएगा न्यूनतम सहायता फसल, ठीक है, न्यूनतम सहायता फसल, ठीक है। तो 69 का आंसर यहां पर हो जाएगा सी, न्यूनतम सहायता फसल, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आखिरी प्रश्न है, दुग्धो उत्पादन में, यानी दुग्ध उत्पादन में, दूध के उत्पादन में, मिल्क प्रोडक्शन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो मिल्क प्रोडक्शन में भारत जो है नंबर 1 पर आता है। तो कई सारी ऐसी फसल थी जिसको हमने देखा कि भैया उसमें भारत नंबर 1 पे आता है। और ये है आपकी सिलेक्शन बैच बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। और जिनके भाई बहन अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, अभी ऑफर भी चल रही है, आपको पता है कोर्स फी आपको 699 ही लगेगी। कब तक? आपकी 10 मार्च तक। तो 6 मार्च से 10 मार्च की एक ऑफर चल रही है, आप अपने दोस्तों को बताएं। फुल कोर्स है, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स है, चैप्टर वाइज आपको डिजिटल टेस्ट है, डेली क्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर में सुविधाएं मिलती है। और उम्मीद बैच जो है इसके अंदर में आपको सीबीटी हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 299 का सीबीटी आ रहा है। फुल कोर्स तो पढ़ा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका ले रहे हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहा है, डेली क्लास यहाँ पर आपको मिलती है। रिकॉर्डेड तो हम देते ही नहीं है, जो लाइव क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं आपको, रिकॉर्डेड कभी भी नहीं देते हैं, सारा क्लास हम लोग लाइव लेते हैं, ठीक है। और सीबीटी टेस्ट भी इसके अंदर में आपको मिलती है। फ़ी 999 ही है, लेकिन अभी कूपन कोड लगा लेंगे तो 300 का डिस्काउंट हो जाएगा, होली 300 के नाम से। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, 1 महीने का अभी भी समय है। डीएलएड का हो सकता है कि मार्च में एग्जामिनेशन ना हो, अप्रैल तक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। हमारा अनुमान तो है 31 मार्च तक होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि बीएड के बाद डीएलएड का एग्जामिनेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। रिलैक्स मोड में बिहार बोर्ड जो है डीएलएड का एग्जाम ले, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है क्या करेंगे कि अपने दोस्तों को बताएंगे इस ऑफ़र के बारे में, जो होली ऑफ़र 300 वाली आई है, और उसको इनरोल कराने में भी आप मदद करेंगे, क्योंकि आप पहले से जानते हो, सारी सेटिंग आपको पता है कि कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप कि क्लास आपको मज़ेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताएं आप सभी लोग। और काफ़ी मज़ा आया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस क्लास के अंदर में जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए जल्दी से बताइए कैसा लगा क्लास आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ड्रीम सेवर आईएएस के बारे में लोगों को बताएं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो अवेयर कर रहे हैं अपने गांव के लड़के को, तो आपके गांव में भी कोई कर रहा होगा तो उसको ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने एक ऑफ़र के बारे में आपको कहा था कि ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, चैनल के बारे में लोगों को बताएं, और भी बीएड डीएलएड वाले बच्चों तक पहुँचें। और पारामेडिकल के हम लोग जोर शोर से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेली आपको पारामेडिकल के अंदर में 3 से 4 घंटे की क्लास देंगे। जैसे बीएड डीएलएड में शुरुआत में हमने किया था, तो अब आप लोगों का क्या है, कोर्स ऑलमोस्ट समाप्त ही हो चुका है, तो आपकी क्लास भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, ठीक है। एक तो इंग्लिश कंबाइन चलेगी, डीएलएड पारामेडिकल और बीएड तीनों की इंग्लिश लगभग सेम है सारी चीज़ें, तो इंग्लिश की कंबाइंड क्लास एक चलेगी तीनों ही कोर्स के अंदर में, 1 घंटे की क्लास आपको देखने को मिलेगी। दूसरा चीज़ ये है कि पारामेडिकल के अंदर में 1 घंटे का मैथमेटिक्स मिनिमम हम लोग देंगे, एक आपका 1 घंटे का साइंस वहां पर देंगे, 2 घंटे हो गए, 1 घंटे की इंग्लिश चल जाएगी पारामेडिकल के अंदर में, तो 3 घंटे की ये क्लास हो गई। और जीके जीएस वाली 1 घंटे की हमारी क्लास आ जाएगी, 4 घंटे की क्लास हो गई। तो पारामेडिकल के अंदर में डेडिकेटेड होकर के 4 घंटे ऐप पर लगातार क्लास जो है मिलेगा। और पारामेडिकल की कोर्स को हम लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन चूंकि अब हमारी टीम बन चुकी है और सर से भी बात हो गई है, और पारामेडिकल का फॉर्म थोड़ा लेट से आता है, जून में जाकर के फॉर्म आता है, तो अगला 3 महीना है पारामेडिकल के लिए, और हम लोग 2 महीने में ही पूरा कोर्स समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता है कितना डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं, और जब आपसे फ्री हो जाएंगे, अभी 2-2 कोर्स चल रहा है, तो और भी समय पारामेडिकल वालों को दे सकेंगे।
तो आपके भाई बहन जो भी हैं या फिर जो लोग बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। तो पैरामेडिकल की भी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। उसमें 12th लेवल का, इंटर पास है तो 12th लेवल का पैरामेडिकल आपको इंस्टेंट जॉब देता है। बीएड डीएलएड में 2 साल का कोर्स करेंगे आप, कब सरकार वैकेंसी लाएगी क्या करेगी पता नहीं, लेकिन पैरामेडिकल के अंदर में क्या है, डीएलएड वाले खास करके आपके लिए बोल रहा हूं, पैरामेडिकल में ये क्या है कि आपका बहुत सारा सीट खाली है, लाखों की तादाद में नर्स की सीट खाली है, हॉस्पिटल्स में वैकेंसी है, लोग आज पैरामेडिकल करते हैं, आज उनकी जॉब लग जाती है, ठीक है, 6 महीने के अंदर जॉब लग जाती है, कोई कंपटीशन नहीं, सिर्फ पटना जाओ, एक इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में पास, ले लेंगे। 60 हजार 70 हजार वैकेंसी रहती है और वहां पर लोग कितने पहुंचते हैं, 15,000 20,000 लोग पहुंचते हैं, जितने लोग जाते हैं सबका हो जाता है, ठीक है। तो पैरामेडिकल एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं गया, लोग गांव में भी पैरामेडिकल के बारे में उतना नहीं जान रहे हैं, ठीक है। डीएलएड बीएड सब जान गए, इंजीनियरिंग वाला हाल हो जाएगा एक समय में डीएलएड और बीएड का, इतने सारे लोग, हर घर का बच्चा बीएड किया रहेगा, हर घर में 2-4 लोग बीएड डीएलएड किए हुए रहेंगे। लेकिन पैरामेडिकल एक टेक्निकल चीज है, वहां पर आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिलती है, लोगों की जान बचाते हो आप। दूसरी चीज पैरामेडिकल के अंदर में ये भी रहता है आपका कि वहां पर आपको इनकम की कोई लिमिटेशन नहीं रहती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते हो आपकी इनकम 2 गुना 4 गुना 10 गुना 12 गुना 20 गुना बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट टीचर बनने पर क्या होता है, आपकी सीट लिमिटेड, आपका जो पैकेज है वो लिमिटेड रहता है। तो ये पैरामेडिकल का कोर्स और डीएलएड का कोर्स में कितना परसेंट सेम रहेगा दोनों चीजों में, तो लगभग 20-30% चीजें सेम रहेगा। जैसे साइंस बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, पैरामेडिकल में जो साइंस की फैकल्टी है वो आएंगे, बहुत डिटेल से साइंस पढ़ाएंगे। मैं वहाँ साइंस नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बीएड डीएलएड में साइंस पढ़ा दिया, लेकिन वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज साइंस पढ़ाया जाएगा अगले 3 महीने तक। मैथमेटिक्स आपका चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, टेस्ट लिया जाएगा, वो मैथमेटिक्स 12th का मैथ होगा, ठीक है। जिन्होंने बायो ले रखा है पैरामेडिकल के अंदर में, जैसे बायो पूछता है तो वहां पर आपको बायो का जो है पढ़ाया जाएगा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। आईटीआई का जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल आईटीआई दोनों जगह ये कोर्स जो है रिलेवेंट होगा, ठीक है। तो जो भी आपके रिलेटिव्स में है उनको एक बार अवेयर कर दीजिएगा, अगले 3-4 दिनों के अंदर में किसी भी दिन हम लोग पैरामेडिकल का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं और 15-16 तारीख से पैरामेडिकल के अंदर में क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास पे, इसी तरह शेयर करते रहें। और 1.5 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन होगा उस दिन आपका बीएड डीएलएड, पैरामेडिकल का तो ऑलवेज फी को कम करेंगे, पैरामेडिकल की फी जो है ऑलमोस्ट हम लोग 699 में इसको लॉन्च करेंगे और शुरुआत में ऑफर देंगे, शुरुआत के 500 बच्चों को, 500 स्टूडेंट को देंगे और इसमें 499 में पूरा पैरामेडिकल का कोर्स इसमें कंप्लीट करा देंगे। 499 में, सिर्फ 499 के अंदर में कोर्स फी 699 रहेगा, लेकिन शुरुआत के 500 बच्चों के लिए ये 499 फी रहेगी, ठीक है। 200 का इसमें डिस्काउंट रहेगा शुरुआत के 500 बच्चों के। 1.5 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही होगा, मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि बीएड और डीएलएड दोनों ही कोर्स जो है, कोर्स की फी, टेस्ट सीरीज नहीं, कोर्स की फी को हाफ कर देंगे, 50% पर ले आएंगे। 400 रुपये, 499 रुपये तक बीएड डीएलएड की फी आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूट्यूब का जो वीडियोस वगैरह है उसको भी खूब ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग आने वाले हैं उसको फ़ायदा मिल सके और हमारा परिवार भी बड़ा हो सके। थैंक यू सो मच।